चलिए, now I am sharing my screen. Let me know whether you are available, able to see or not. दिख रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। चलिए, आज कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये कुछ एक दो लेक्चर्स का ही आपका बचा है। वैसे तो कल खत्म हो जाता, आज जो हमारा 14th लेक्चर है। और कल हमने SDGs पढ़े, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आज हम जो पहले जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुए, प्रोटोकॉल्स इंटरनेशनली, UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारी कंट्रीज को मिला के एक जॉइंट एफर्ट करके जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए उनके बारे में देख लेते हैं। तो इंडिया ने जो एक नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाया, उसको कहते हैं NAPCC। इसको आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म में भी कई बार आ जाता है नेप्स करके। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये जो लॉन्च हुआ वो 2008 में हुआ। क्या क्या था इस एक्शन प्लान में, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें, क्या क्या एजेंडा इसमें रखे गए। तो as per the Global Climate Risk Index of 2018, India is the 12th most vulnerable country that gets impacted by climate change. मतलब ये हुआ कि जो रिस्क जो इंडेक्स है पूरा वर्ल्ड वाइड जो आया 2018 में, हमेशा जो है कमिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, वो अपने अपने डेटा अपने अपने कंट्री के और पूरे वर्ल्ड के, कॉन्टिनेंट के, ये जो है वो पब्लिश करते हैं। तो इसके हिसाब से हमारी जो कंट्री है वो 12वीं कंट्री है जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण अफेक्ट हो रही है। ऑन द एवरेज एवरी ईयर, करीबन करीबन हर साल जो है वो एवरेज यदि मानो तो 3,500 से भी ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, जो खतरनाक परिणाम हैं, उसके कारण हो जाती है। तो ये एक रफ डेटा है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन से रहे टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट है, जो इसका खतरनाक प्रभाव है या विपरीत प्रभाव इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो जनजातियों पे है ना, मानव जाति पे, प्राणियों पे, पौधों पे, पेड़ों पे, पूरे ही इकोसिस्टम पे जो भी पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए, उसकी हार्मनेस को मतलब एक तरह से सप्रेस करने के लिए, उसके डेंजर को खत्म करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान जो है, क्या क्या चीजें की हैं हमारे देश ने, उसके बारे में है ये। कि एक नेशनल वाटर मिशन है, उसमें कौन कौन कुछ कुछ चीजें जो है पानी के लिए किस तरह से उसका प्यूरिफिकेशन है, या वेस्ट पानी का कैसे डिस्पोजल है, या फिर रिजर्वॉयर्स कैसे हैं, कैसे हम कंजर्व करें जो पानी जो हम यूज करने वाला जो हमारे लिए पानी है उसको। तो नेशनल वाटर मिशन बनाया गया। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, जो हिमालयन इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसको भी खतरा पैदा हो गया है। तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाई जानी चाहिए, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया। और उसके बाद में सोलर मिशन के लिए, क्योंकि हमें अब नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करना है, स्विच करना है। उसके घातक परिणाम जो है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के, वो हम देख चुके हैं। तो इसलिए अब हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्लियर एनर्जी की तरफ, सेफ एनर्जी की तरफ, इको फ्रेंडली एनर्जी की तरफ जाना है। तो उसके लिए जो सोलर मिशन है, नेशनल सोलर को उसके लिए काम किया जा रहा है। और नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड
एनर्जी एफिशिएंसी, NMEEE, इसके लिए जो है किस तरह से हम जो एनर्जी हमें उनसे मिल रही है उसको हम बढ़ाएं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, उसकी जो उत्पादकता मतलब कहना चाहिए कि उसकी जो क्षमता है वो जितना दे सकती है, उसकी कैपेसिटी है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मतलब जो इकोसिस्टम है, जो जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो जहाँ रह रहे हैं उनको किस तरह से उनके लिए सस्टेनेबल बनाया जाए कि वो वहां पर आगे भी रह सके। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो है काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से हमारे लिए खाना आता है, यहीं से हम हमारा जीवन चलता है। तो वो उसकी उत्पादकता बनी रहे और वो लैंड जो है वो खेती के लिए ही रहे, ऐसा नहीं है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाए या कुछ और चीज बन जाए। तो जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन बनेगा, आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कम होता चला जाता है। तो इसलिए उसको सस्टेन करना, उसको रखना आगे के यूज के लिए। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन है या जो भी कहना चाहिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण, रोड्स जो बन रही है उनके कारण जो भी ग्रीनरी खत्म हो रही है उसको कैसे वापस रिज्यूम किया जाए, उसके लिए काम करना। तो नेशनल वाटर मिशन जो है वो 2011 में जो है लॉन्च हुआ और उसका जो बजट था वो 20,000 करोड़ था। इसी तरह से और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हिमालयन इकोसिस्टम के लिए था वो 10 और 14 में बना और उसके लिए करीबन 2,500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। और जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च करना या उसका नॉलेज लेना और फिर उसको किस तरह से हम ओवरकम करें, उससे खत्म करके आगे बढ़ें, उसके लिए नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज, उसके लिए 550 करोड़ रुपए। फिर सोलर मिशन के लिए 2010 में करीबन मोर देन 9,000 करोड़ रुपीज। फिर इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए 74,000 करोड़। इसी तरह से हर प्रोजेक्ट के लिए जो है कुछ कुछ अमाउंट जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, लोगों को काम देती है, नई नई स्कीम्स को लागू करती है और कुछ स्टेप्स लेने के लिए, कुछ नया करने के लिए जो है वो बजट में इसका प्रावधान रखती है। सो व्हाट वर द चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस किए गए? तो चैलेंजेस जो हैं, जो NAPCC जो है नेशनल एक्शन प्लान जब बना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो इसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे जो कहते हैं रुकावटें आती हैं, क्योंकि पहले आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको बजट भी लेना है, उसके लिए अप्रूवल भी लेना है मिनिस्ट्री से। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, सबके पास आपको जाना है, क्योंकि डैम कोई और बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और डेवलप कर रहा है, इंडस्ट्रीज कोई और लगा रहा है, पेड़ कोई और काट रहा है। तो सब को एक तरह से एक स्टेज पे ला करके और उनसे को कन्विंस करना, उनसे काम मतलब उनको ये अवेयरनेस उनमें डालना और फिर कोई स्टेप लेना, क्योंकि आपने रूल बना दिए, पॉलिसीज बना दी, लेकिन उसको फॉलो करने वाले तो वही लोग हैं। तो वहां तक आपको पहुंचना और उनको इसके लिए एग्री करना कि भाई आपको ये मेजर्स लेने हैं, ये काम आपको करना है। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो आते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयज होते हैं। मॉनिटरी सिस्टम जो है डिपार्टमेंटल है या कोई कमिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो जा जा करके बोलेगी, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो थोड़े हाई क्लास लोग होते हैं, उनसे मनवाना और ये सब करने में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। फिर बजट एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है उसके लिए, क्योंकि हर स्तर पे यदि आपको काम करना है, गाँव से लेके छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक, तो आपको मैन पावर की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो ये इसके लिए बजट आपको अच्छा चाहिए।
अब जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें जो सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है, ये आप याद रखेंगे इसका ईयर, और ये प्रोटोकॉल किसके लिए बना, इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्यों बना, वो बना ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है, ओडीएस, ओडीएस को रेगुलेट करने के लिए। उसके ऊपर ध्यान जो है सारी कंट्रीज का लाया गया, और इसके लिए प्रोटोकॉल बना, कुछ पॉलिसीज डिसाइड हुई कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, जिससे कि यदि ऐसी गैसेस निकल रही हैं आपके देश में या आपके शहरों में, जहां जिसके कारण जो है ओजोन की लेयर जो है वो खतरे में पड़ रही है, तो उसको आपको ध्यान देना है। ये जो प्रोटोकॉल है ये 1987 में साइन किया गया, और उसके 2 साल बाद 89 में ये इफेक्टिव हुआ। लोगों ने मतलब पूरा काम हुआ, और फिर लोगों को ये लोगों को या देशों को, गवर्नमेंट्स को ये दिया गया कि भाई अब आप इसको लागू करिए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने देश में। उसके पहले जो है एक वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर साइन हुआ था 85 में, जिसमें कि सिर्फ यूएन मेंबर्स कंट्रीज ही थी। और उन्होंने जब ये इसका इम्पोर्टेंस समझा कि भाई इतना डैमेज हो जाने से इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप यूएन के मेंबर हैं तो आप ही इसके लिए स्टेप ले लेंगे। इसके लिए हर कंट्री जिसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहां भी ऑटोमोबाइल चलते हैं, जहां भी फैक्ट्रीज हैं, सबको इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो उसके बाद में जो है बेसिकली जो कंट्रीज की तरफ, सब तरफ ये सब बातें फैलाई गई, और उसके बाद में जो कंट्री एग्री हुई इस के प्रोविजंस को अडॉप्ट करने के लिए, मानने के लिए, तो उसके लिए फिर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और जो गोल्स थे, जो कहना चाहिए कि जो भी इन्होंने डिसाइड किया, और एक कहना चाहिए उसके लिए कुछ गोल्स बनाए, तो वो गोल्स वियना कन्वेंशन के ही थे। उसी को फॉलो जो है बहुत सारी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एग्रीमेंट करा गया। तो दिस प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987, 1987 में इसको साइन किया, और ये जनवरी 89 में जो है लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, एक्शन में आया ये। और ये जो है मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओडीएस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका जो कंजम्पशन है, प्रोडक्शन, उसको कम करने के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, वो ईच एंड एवरी स्टेप आपको जानने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एनेक्सेस हैं, जैसे कि अनुच्छेद जिसे बोलते हैं ABCDE F करके। उसमें ए में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उसके बाद में हेलोजनेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, HCFC, फिर मिथेल ब्रोमाइड है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड कार्बन हैं। तो ये इतना याद करने की जरूरत है, पर इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। CFC क्या होता है, HCFC क्या होता है ना। ये आप मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि अ, जो आता है ना मैच द फॉलोइंग, जो एक लिस्ट दे दी, A B कॉलम, 2 कॉलम बना दिए, और आपको मैच करना है A से B तक, तो उसमें ये आ सकता है। या ऐसे भी 4-5 चीजों में आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। फिर एक मल्टीलेटरल फंड जो है वो कहना चाहिए कि सेटअप किया गया, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं उनको हेल्प करने के लिए। उसके बाद में एक कीगाली अमेंडमेंट हुआ इसी प्रोटोकॉल में, जो, क्योंकि अभी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात कर रहे थे, उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं उनके एमिशन को जो है कंट्रोल करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये भी ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो एक चीज उस कीगाली अमेंडमेंट में ये ऐड की गई। अब वर्ल्ड ओजोन डे है वो 16 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को ही ये जो प्रोटोकॉल है ये साइन हुआ था मेरे ख्याल से, इसीलिए इसको इस दिन मनाया जाता है।
तो ये आप याद रखेंगे। और भी बहुत सारे डेज हैं, अर्थ डे, एनवायरनमेंट डे, इस तरह से वो मैं लिस्ट आपको दे दूंगी, तो आप उसको देख लेंगे। कई बार ये भी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कौन सा दिन क्योंकि ये जो डे, कोई भी डे मनाते हैं हम, इंक्लूडिंग मदर डे, फादर्स डे, या फिर डॉटर्स डे, या अर्थ डे, या फिर फ्रेंडशिप डे, ये उस पर्टिकुलर चीज के लिए, जिसके लिए दिन मनाया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को बताने के लिए, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन उसका काम कर लिया, कि एक दिन ओजोन जो है के लिए जो भी गैसेस हार्मफुल हैं उनका रिडक्शन कर दो, बाकी साल भर चलने दो। ऐसे ऐसे नहीं होता है। बीच बीच में एक पर्टिकुलर डे पे फिर से रिवाइव किया जाता है नॉलेज को वापस, कि भैया उन अंदर मत रखो, वो चीज है, उसको रोज करना है, रोज किसी का रिस्पेक्ट करना है, रोज उसके लिए काम करना है। तो अगेन धीरे 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 वो चीज डल हो जाती है, तो फिर से वो जब डे आता है, पर्टिकुलर डे उस साल का, तो फिर से वो अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ नया ऐड किया जाता है उसमें, है ना, कुछ नई तरीके से, नएपन के साथ जो है उसको रिवाइव किया जाता है एक तरह से। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट है, ये भी पूछा जाता है कई बार, रियो अर्थ सबमिट, जो कि 1992 में हुआ। और ये भी यूनाइटेड नेशंस जो कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसेड, जो है इसको जो है रियो डी जेनेरियो अर्थ सबमिट कहा जाता है। और रियो सबमिट के नाम से भी जानते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, अर्थ सबमिट के नाम से भी जानते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ही है ये, तो ये ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो एक सिटी है उसमें, 3rd to 14th of June 1992। इसमें 172 गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और जिसमें से 116 ने अपने हेड जो हैं गवर्नमेंट के या स्टेट के, उनको भेजा था। और इसको जो कहना चाहिए कि ये जो सबमिट हुआ वो किसके डेवलपमेंट के लिए हुआ, एक तो डिक्लेरेशन हुआ कुछ एजेंडा का ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में। और इसमें 21 जो है वो प्रिंसिपल्स बनाए गए, एजेंडा 21 इसलिए इसको नाम दिया गया। और इसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी थे। बहुत ज्यादा इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मगर आपको ये जानना जरूरी है कि ये समिट क्यों हुआ था, इसका दूसरा नाम क्या है, कब हुआ था, कितनी कंट्रीज थी। तो ये सारी चीजें आपको जानना सफिशिएंट है। जो डॉक्यूमेंट बना उसमें पहला डॉक्यूमेंट, उसमें 27 प्रिंसिपल्स, और उन्होंने ये सब कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको बताया कि भाई ये गोल्स जो हैं वो हमें काम करने हैं, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बाद में फिर एसडीजी हुआ काफी सालों के बाद। एंड एजेंडा 21 जो है वो एक्शन प्लान था कंसर्निंग दिस डेवलपमेंट। और ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब कि इसके लिए जो भी कंट्रीज आई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो उनके लिए ऐसा नहीं था कि यदि उन्होंने नहीं माना तो कोई उनके ऊपर कोई पनिशमेंट है या कोई चार्जेस लगा देंगे, या उनको एक तरह से ट्रीटमेंट वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं था। लेकिन वो चीजें ही ऐसी हैं कि आपको वो फॉलो करनी ही चाहिए। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी नॉन लीगली बाइंडिंग अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स थे। उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉरेस्ट के लिए, जंगल्स के लिए, ट्रीज के लिए, है ना, वो बनाए गए, और ये भी नॉन बाइंडिंग थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नहीं माना तो कुछ एक्शन आप पे इंटरनेशनली लिया जाएगा। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, और ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, संधि थी, जो कि 1992 में जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हमने अभी देखा, UNFCCC, उन्होंने कमिट किया कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उनको हम कैसे कम करेंगे। तो ये चीज आप याद रखेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल के लिए क्या चीजें इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, या कौन सी हाईलाइटेड चीजें थी।
तो जो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया या ऑब्जर्व किया और आगे इनको कैसे कम करें, वो सारी जो चीजें हैं कि किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्या चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं और उसको कैसे हम कम करें। तो ये सारी चीजें जो है प्रोटोकॉल में डिस्कस होती हैं। हर कंट्री का डेटा उसमें रहता है, किसको कितना काम करना है, क्यों हम कितना सीवियरली जो है इस को डैमेज कर रहा है और उसको कितने जो है जरूरी मेजर्स जो है अपनी कंट्री में लागू करने पड़ेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो है वो जापान में है और ये 11 दिसंबर 1997 में हुआ और इफेक्टिव हुआ। मतलब जब इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ वो 16 फेब 2005 में हुआ और इसमें 192 कंट्रीज थी। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उसी तरह से जो पार्टिसिपेशन है कंट्रीज का वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो 192 कंट्रीज इसमें आई और बाद में कनाडा ने कुछ वजह से जो है इसको विड्रॉ किया और जो ये आगे जब चला प्रोटोकॉल 2020 बना। तो ये चीज और ये इफेक्टिव हुआ दिसंबर 12 में बाद में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक तरह से इसी का यूएनएफसीसीसी का एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन के लिए जो है एटमॉस्फेयर में उसके इसको एड्रेस करता है ये क्योटो प्रोटोकॉल, कि कौन कौन सी गैसेस हैं, कितना उसका परसेंटेज है और कहाँ से आती हैं और कैसे इसको कम करना है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, है ना, और परफ्लोरोकार्बन्स है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SF6। तो ये सारी जो गैसेस हैं वो जिम्मेदार हैं। तो इनको कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर था ये प्रोटोकॉल। और फिर हुआ पेरिस एग्रीमेंट, COP, जो 21 से बोलते हैं क्योंकि जो पार्टीज थी वो 21 थी इसमें। अब पेरिस एग्रीमेंट जो है वो क्या है? इट इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट और ये भी UNFCCC का ही एक जो है इसी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वो क्या कहता है पेरिस जो क्लाइमेट अकॉर्ड है कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। मतलब लीगली आपको, आपने यदि नहीं माना तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में। तो एक बाइंडिंग ट्रीटी थी ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर और 196 कंट्रीज ने जो कॉन्फ्रेंस में आई, जो COP थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, उन्होंने जो है वो पेरिस में 2015 में इसको अटेंड किया और ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि टेम्परेचर को, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो है एक तरह से मिड सेंचुरी तक हम उसको कितना कम कर सकते हैं। तो मेन गोल जो था वो ये कई बार पूछा जाता है कि पेरिस क्लाइमेट जो अकॉर्ड था उसके हिसाब से कितना ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम किया जाना है 2030 तक या 15 तक। तो वो है इट शुड बी बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रिफरेबली लिमिट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसको कम करना है, जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको। When was this signed? तो ये 22 अप्रैल 2016 को जो है ये साइन हुआ। कितनी कंट्रीज आई? तो 195 कंट्रीज आई और इसमें जब उस समय जो US प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था इस एग्रीमेंट को। गोल क्या है इसके? इसके गोल अभी हमने डिस्कस किया कि 1.5 से जो प्री इंडस्ट्रियल, जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे 2, और जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स हैं उसके हिसाब से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है टेम्परेचर, जो आसपास में जो गर्माहट, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको। और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उनको आगे आए और वो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें, फाइनेंशियली भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उनको दें।
अब इस एग्रीमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, 2020-2020 टारगेट्स। 2020-20 टारगेट्स का क्या मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट 20 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन 20% होना चाहिए। सेकेंड ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट शेयर है उसको 20% बढ़ाना है। कार्बन डाइऑक्साइड 20% कम करना है, फर्स्ट एजेंडा। सेकेंड एग्रीमेंट में क्या कहा गया कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है उसको, उसका शेयर जो है वो 20% बढ़ाना। तीसरा जो 20% है वो है जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको 20% बढ़ाना, उसकी जो उत्पादकता है, उसकी जो क्षमता है उसको जो रिन्यूएबल सोर्सेज से है, इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज हैं, उनकी एफिशिएंसी को 20% बढ़ाना। फिर नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो एक तरह से हर कंट्री ने अपने अपने तरह से उस गोल को अचीव करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और वो हर 5 साल में जो है वो रिपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस को। और ये जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भाई आप इसको माने ताकि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे एनवायरनमेंट के लिए ये हेल्पफुल रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। फिर आता है आईएसए। आईएसए इज इंटरनेशनल सोलर एलियंस। ये एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए, जो सौर ऊर्जा है उसकी उसके लिए बनाया गया। तो जो बेसिक मोटिव है, जो कहना चाहिए इसका उद्देश्य है, वो ये है कि आम आदमी भी जो है वो अपनी ऊर्जा की खपत के लिए वो उसको अपना सके, है ना। अपनी जो नीड है अपने घर की, या यदि किसी के पास कोई इंडस्ट्री है, छोटी मोटी फैक्ट्री है या खेती किसानी है, तो उसके लिए जो है उसको सोलर से एनर्जी जो है वो मिल सके। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी आ रही थी उसको ट्रांजिशन कर दिया सोलर एनर्जी। और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने ये कहा कि भाई हम ऐसा लार्ज स्तर पर, मतलब कहना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर इसको हम लागू करेंगे, यदि वहां पे सोलर एनर्जी अवेलेबल है, तो सनलाइट यदि वहां पे अच्छे से आती हो तो। अब ये जो इसका जो आइडिया है कि जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, ये कंसीव किया जो दो कंट्रीज हैं उन्होंने, इंडिया और फ्रांस ने, टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट द क्लाइमेट। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे देश का कि जो है जो भी एनर्जी सोर्सेस हैं हमारे, उनको जो कि नॉन रिन्यूएबल है उनको सोलर एनर्जी सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दिया जाए, डिप्लॉय कर दिया जाए। विजन यही था क्योंकि अ, ये जो कंट्रीज हैं इनमें सनलाइट बहुत अच्छी है, कई जगहों पे बहुत ब्राइटर सन है, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो वहाँ का हर घर जो है वो में लाइट पहुंचे, और वो जो लाइट है वो इको फ्रेंडली तरीके से पहुंचे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गांव में है। ये आ जाता है, एक आध बार पूछा गया है कि आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम में। A total of 106 countries have signed ISA framework agreement, और उनमें से जो है 86 ने साइन किया है, रेटिफाई किया है इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए। पूरा वो कहना चाहिए कि कटिबद्ध है इसके लिए, प्रॉमिस्ड है इसके लिए। और ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज मेंबर्स हैं, वो एलिजिबल हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इन्होंने एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है इंटरनेशनल सोलर एलियंस को। इसका क्या मतलब है कि यदि कोई कंट्री, कोई एसोसिएशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट का नहीं है, जो कि कहना चाहिए कि एक तरह से हाँ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसमें कुछ ऐड करना चाहता है,
अपनी कोई रिसर्च या अपना कोई चीज वो प्रेजेंट करना चाहता है, या कोई चीज उसको लग रहा है ये सही नहीं हो रही है, ये इस तरह से की जा सकती है, उस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो ये ओपन है। मतलब हर किसी के लिए ओपन है, ऑब्जर्वर स्टेटस इसको दिया गया है आईएसए को। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा आपके प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट होते हैं इसमें। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दिख रही है ना आपको स्क्रीन? हेलो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब कुछ जो स्कीम्स हैं वो इंडिया में चल रही हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्कीम बनी है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये स्कीम इसके लिए बनी थी। ठीक है। अब जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स कौन से होते हैं? जहाँ की जमीन गीली रहती है, दलदली रहती है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, ड्राई नहीं होती है की जमीन, तो वो भी हमको जो है वो प्रिजर्व करनी होती है, कंजर्व करनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे जीव जंतु उसमें पनपते हैं, और एक तरह से वो प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर कंटेंट अर्थ का। तो 3 दशकों में, मतलब कि 30 सालों में, पिछले 30% जो है इंडिया ने ये जमीनें जो है वो कहना चाहिए गंवाई हैं, या लॉस हुआ है उनका। तो अब ये क्यों हुआ है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव जाति अपने यूज के लिए, या उसको यूज कर रहा है, या उसमें एक तरह उसका दोहन कर रहा है ना, उसके कारण। और आपके लिए जो आप जैसे कि कहीं इंडस्ट्री बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, या फिर कहीं आपने खेत बनाया है, या फिर जो भी तरह से आप उसको काम में लेते हो, या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसके कारण ये जो जमीन है ये खत्म हो गई है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि भाई इतना ही परसेंटेज जो है वेटलैंड का सिटीज में या इसमें यूज होगा, बाकी जो है वो बायोडायवर्सिटी में या फिर उसके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होगा। तो वो चीज जो है वो आती है अमृत धरोहर स्कीम में। तो अमृत धरोहर का क्या मतलब है? कि टू कंजर्व वेटलैंड्स, वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए जो है ये स्कीम है। अब जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे 2030 एजेंडा वाले, उसमें जो है ये जो गोल्स हैं ये इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था, क्योंकि बाकी यूएन मेंबर्स की तरह 2015 में। और एसडीजीज में ये उद्देश्य था उसका कि भाई पीस आए तो प्रॉस्पेरिटी आए। तो ये एक कदम है छोटा सा उस गोल को अचीव करने के लिए। एक मिष्टी जो है स्कीम है, ये भी कई बार आता है कि ये किसके लिए था, क्या मतलब है इसका? तो मैनग्रोव प्लांटेशन, आप यदि कहीं कोस्टल एरिया में गए हो, या कभी आसाम में, वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन में, या कोस्टल जो भी है आंध्र प्रदेश, या फिर आपने केरला में सी वाटर जो बैक वाटर्स है वहां कभी गए हो, तो हर जगह पे ना एक प्लांटेशन किया जाता है सी शोर के ऊपर, मतलब जो उसका किनारा है, नदियों में भी हो सकता है। क्यों किया जाता है? कि वहां की मिट्टी को बचाने के लिए, और जो रिवर का जो बहाव है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो ये मैनग्रोव प्लांटेशन जो है वो किया जाता है। और ये जो है प्लांटेशन, ये 0.15% है टोटल इंडिया जोग्राफिकल एरिया का, और करीबन ये 9,000 सॉरी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में है।
और सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव प्लांटेशन है वो वेस्ट बंगाल में है, जो कि 42.45% है पूरे मैंग्रोव प्लांटेशन का। तो यदि मिष्टी स्कीम आती है, कहीं पे भी आप सुनते हो, तो इसका सीधा जो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इट इज टू प्रिजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। फिर है अर्थ गंगा, ये भी एक न्यू मॉडल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिवर के लिए। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है अर्थ गंगा। इसको इसी के अंदर जो है एक प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि जो गंगा नदी है उसका प्यूरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारी गंदगी उसमें भी आती है, क्योंकि गंगा के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जीवनदायिनी है गंगा। और इसका पानी बहुत प्योर, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सीधा हिमालयन से आता है, जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं, जहाँ पे मतलब कहना चाहिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो रहता है। तो क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है गंगा और शहरों में आती है, वैसे वैसे वहाँ की गंदगी इसमें मिलने लग जाती है। तो इसलिए ये कहा गया कि जो इसका किनारा है ना, जो रिवर के बैंक्स हैं, वहां पे यदि कोई खेती करता है तो वो पेस्टिसाइड फ्री खेती होना चाहिए, केमिकल फ्री फार्मिंग होना चाहिए 10 किलोमीटर के रेंज में। और जो भी जो स्लज है या जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके ही अ, अंदर ही उसको रीयूज कर लें, बजाय कि उसको नदी में बहाने के। मतलब आप इरिगेशन के लिए यूज कर लो, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज में कहीं बहुत पानी की जरूरत होती है जिसमें एकदम प्योर वाटर की जरूरत नहीं होती है, तो वहां आप इसको यूज कर सकते हो। और रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरह से तो और अर्थ गंगा में ही जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जो कि नदी किनारे जो भी पॉपुलेशन है, जो भी गांव है, उनके जो वहाँ पे लोकल काम होता है, या तो हैंडीक्राफ्ट्स है या जो भी है, वहाँ पर जो लोकल एक तरह से चीजें बनती हैं, उनके लिए हाट लगाए जाएं, ताकि उनको भी जो है वो फाइनेंशियली उनका डेवलपमेंट हो। और वहाँ पे जो भी लोकल प्रोड्यूस होता है, जो कि मेडिसिनल प्लांट भी हो सकता है, आयुर्वेद से रिलेटेड जड़ी बूटियां भी हो सकती हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कोई खाने पीने की चीज हो सकती है, या सजाने की हो सकती है, लकड़ी का सामान हो सकता है, वो सारे के लिए एक मार्केट, एक बाजार जो है बीच बीच में लगाया जाए, ताकि लोग वहाँ आए और उसे खरीदें। और उनका जो एक तरह से इकोनॉमी जो है वहाँ की वो बढ़े। तो इस तरह से जो है वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है, टूरिज्म के बहाने से उसको एक तरह से कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। उसके बाद में ये बेसिकली नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये बहुत सारी नदियों के लिए है, लेकिन बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था तो इट इज फॉर द कंजर्वेशन एंड रेजुवेनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा के लिए स्टार्ट हुआ था। क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है वो गंगा कवर करती है, बहुत सारे सिटीज इसके आसपास हैं, और तो इसीलिए इसकी गंदगी भी बहुत हुई, बीमारियां भी हुई। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये नेशनल मिशन जो है क्लीन गंगा का स्टार्ट हुआ था। और इसमें इसी प्रोजेक्ट में एक जो एजेंडा वो ये है कि जो रिवर फ्रंट है, जो नदी के दोनों किनारे होते हैं, वहां पर साफ सफाई करके और वहां उसकी जगह को डेवलप किया जाए, और जो रिवर का सरफेस है उसको साफ किया जाए, ताकि और वहां पे ऐसे पार्क बनाए जाएं या ऐसे वॉकवे बनाए जाएं कि लोग वहां आए और घूमें फिरें, अपनी हेल्थ को के लिए वहां पे थोड़ा समय बिताएं। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी और एफोरेस्टेशन को भी जो है वो प्रमोट एक तरह से आप कर सकते हो, उसके लिए ध्यान भी
ध्यान देने की जो पॉलिसीज हैं वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज। फिर एक और आया री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज एट कूनो नेशनल पार्क। ये भी पूछा जाता है कि कूनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, इसमें 8 और फिर बाद में और चीते जो हैं उनको लाया गया, कंजर्व किया गया कि भाई यहाँ पे ये पनपे बड़े हों और अपनी संख्या बढ़ाएं। पर कुछ चीते या तो क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से आए थे, कुछ अफ्रीका से, कुछ नाइजीरिया से और भी दूसरी जगहों से, तो या तो क्लाइमेट सूट नहीं किया है, जो भी है, कुछ चीते जो है वो नहीं रहे। तो उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उनको चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट में वो पनप सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना, अपने आप को एक तरह से सेट कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हैं इसमें। और फिर शून्य कैंपेन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछते हैं वही मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि शून्य कैंपेन किसके लिए था और ये कब हुआ, तो 2021 में हुआ। और ये ई व्हीकल्स के लिए है कि बहुत सारे जो व्हीकल्स चलते हैं शहर में, बड़े बड़े शहरों में, वो डिलीवरी सर्विसेज के लिए चलते हैं, राइड के लिए चलते हैं। तो उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही होना चाहिए, वो पेट्रोल डीजल बेस्ड नहीं होना चाहिए, सो दैट कि एयर पोल्यूशन जो है वो काफी हद तक कम किया जाए। तो इस कैंपेन में 130 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं इंडिया में, और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में ये कंपलसरी चीज हो गई है कि राइड्स के लिए टैक्सी है यदि, या फिर जो डिलीवरी सर्विसेज वाले जो भी कंपनीज हैं उनके जो व्हीकल्स हैं वो ई व्हीकल्स ही होने चाहिए। फिर एक ग्रीन फिन हब डेवलपमेंट ये प्रोग्राम चला, यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है ये, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और जिसमें कि क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना जो मरीन टूरिज्म उतना नहीं है, लेकिन जो यूरोप है या बाकी कंट्रीज में बड़े बड़े क्रूज और बड़ी बड़ी जो है टूरिज्म बहुत काफी हद तक डेवलप्ड है। और वहाँ के जो सी के जो क्रिएचर्स हैं उनको वो बाकी काम के लिए भी यूज करते हैं। तो ग्रीन फिन हब जो है एक तरह से मैरिन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है वो उस इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि बड़े ही कॉस्ट एक तरह से सिंपल वे में जो है डेली प्रैक्टिसेस से इस मैरीन जो लाइफ है या उसके लिए भी एक तरह से डेवलपमेंट की जरूरत होती है। मैरीन जो कोस्टल जो एरिया है, बीचेस हैं या फिर क्रूज हैं, उसको आप अच्छी तरह से डेवलप करेंगे तो लोग आप वहाँ आएंगे, तो वहाँ का जो और अवेयरनेस फैलेगी इस एरिया के लिए कि हमें कैसे उन जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हम उनके साथ फ्रेंडली होकर के भी रह सकते हैं और अपना जो इकोनॉमी है उसे भी बढ़ा सकते हैं विदाउट हार्मिंग देम। तो ये एक जो लॉन्च जो है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है। फिर क्लीन एयर प्रोग्राम है एक, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किया कि 40% जो है वो पार्टिकुलेट मैटर को कम करेंगे हम 2026 तक इस प्रोग्राम के तहत। एन कैप क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये याद रखेंगे हम। और ये जो है 20-30% से ले जा करके 40% तक हमें कम करना है धीरे धीरे। जलदूत एक और एक ऐप है बेसिकली, और इसमें क्या है कि इसमें पंचायत, यूनियन मिनिस्ट्री जो है पंचायत और रूरल डेवलपमेंट की, उन्होंने कुछ ग्राम रोजगार सहायक अपॉइंट किए गाँव में, जो कि वहाँ का वाटर लेवल चेक करते हैं। मतलब वहाँ पे जो कुएं हैं उनका वाटर लेवल जो है साल में 2-3 बार जो है चेक करते हैं, खासकर मानसून के पहले और मानसून के बाद कि वो कितना नीचे गया और मानसून के बाद कितना उसमें राइज हुआ, ताकि उसका जो एवरेज वाटर लेवल है वो पता चल सके कि कहाँ पे कितनी जो है पानी यदि
एवरेज देखा जाए तो पानी कितना नीचे चला जा रहा है, या कितना उसका दोहन हो रहा है, कितना उसका यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है। तो ये जो डेटा है ये नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में स्टोर होता है, और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका डेटाबेस बनाया जाता है, और उसके हिसाब से फिर जो है वहाँ पे स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद में एक और है कि वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल जो है वो यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, कि बहुत सारे गैजेट्स आप यूज करते हो, स्मार्टफोन भी है आपके पास, टैबलेट्स भी है आपके पास, आईपैड्स हैं, कैमरास हैं जो डिजिटल कैमरास हैं, तो उनके लिए सब अलग अलग तरह के चार्जर जो हैं वो होने से अलग अलग उसके लिए सर्किटरी डेवलप करो, और उसके बाद में हर चीज के लिए आपको एक अलग चार्जर रखना पड़ता है, तो ई वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए इन्होंने 2024 में एक लॉ लेके आए कि सारे ही चार्जर, सारे ही टैबलेट्स और कैमरास जो हैं वो एक सिंगल चार्जिंग पॉइंट से, जिसको कि यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट कहा, उससे चार्ज आप कर सकते हो। और आगे ये जो है लैपटॉप पे भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसी जो है वो टेक्निक और टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जा रही है। फिर 2022 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि COP27, मतलब ये 27, 21 ये नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हैं कि कितनी बार ये छोटी छोटी होती रहती हैं, लेकिन जो बड़ी होती हैं लार्ज स्केल पे होती हैं उसके बारे में हम बस पढ़ते हैं। तो कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, मतलब कि कितने लोग वहाँ पे, कितनी बॉडीज जो हैं वो आई, और कौन से जो है मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग इम्प्लीमेंटेशन हुए, कौन सी चीजों को उन्होंने मॉनिटर किया, रिव्यू किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या चीजें जो है वो निकाल के सामने आई, क्या चीजें, क्या पॉलिसीज बनाई, क्या रूल्स बनाए जिनको कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। और फाइनली जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, ये अप्रूव करता है और उसके बाद में रिव्यू करता है। और इजिप्ट में जो है ये 27 में ये होने वाला है, 27th कॉन्फ्रेंस जो है वो इजिप्ट में होने वाली है ईयर 2027 में। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। एमिशन को रिड्यूस करना, और जो कंट्रीज इसके लिए काम करना चाहती हैं, अपने आप को कहना चाहिए प्रिपेयर करना चाहती हैं, और इस क्लाइमेट चेंज के लिए सीवियरली बहुत स्ट्रांगली वो इसकी तरफ काम करने के लिए जागरूक हैं, तो उनको टेक्निकली सपोर्ट देना, उनके लिए फंडिंग करना, ये सब चीजें जो हैं वो, ये 3 ऑब्जेक्टिव इसमें हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे, टाइम हो गया है आज। हाँ जी, जो आपके सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा यहाँ तक आएगा, जो आपने हाँ पढ़ा दिया अभी तक का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहीं तक, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। और बहुत ज्यादा वो नहीं, इधर उधर से यदि कुछ चीज समझ में नहीं भी आती है आपको तो डोंट वरी, विल डिस्कस, तो उसमें कोई वो बात नहीं है, ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम।